नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं? नेतन्याहू क्यों कह रहे हैं कि ईरान के पास 28,000 मिसाइलें हैं? क्या इसलिए कि वो ईरान ईरान चिल्लाकर अमेरिका को बुलाना चाहते हैं कि ईरान के पास बहुत मिसाइलें हैं, मदद करनी पड़ेगी? जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, इनकी पुष्टि मुश्किल हो जाती है, मगर इन खबरों के पीछे अध्ययन करने वाले यही दिखाने लग जाते हैं कि इसराइल कमजोर पड़ गया है। क्या पता घबराहट का बहाना बनाकर, अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर इसराइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ खींचना चाहता हो। अभी तक की खबरों में ईरान के पास मिसाइलों की संख्या 2000 बताई जा रही थी, तो कहीं 8000 भी पढ़ने को मिली। ईरान की मिसाइलों की क्षमता के बारे में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी सीनेट में माना तो है, संख्या नहीं बताई, मगर क्षमता के बारे में माना है कि ईरान की मिसाइलों की क्षमता बहुत मारक है। तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को विकसित कर लिया है और उसके पास मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिक ठिकानों को भी टारगेट करने की क्षमता है। गबार्ड ने ईरान की साइबर क्षमता को भी प्रभावशाली माना। इसका मतलब है कि अमेरिका भी यह समझ रहा है कि वह किस तरह के ईरान से भिड़ने जा रहा है और उसे जल्दी मैदान में उतरने की बार बार अपील कर इसराइल भी बता रहा है कि उसका सामना ईरान से हो रहा है। अब देरी नहीं की जा सकती। Iran has developed and maintains ballistic missiles, cruise missiles and UAVs, including systems capable of striking US targets and allies in the region. Tehran has shown a willingness to use these weapons, including during a 2020 attack on US forces in Iraq and in attacks against Israel in April and October 2024. Iran's cyber operations and capabilities also present a serious threat to US networks and data. तो अमेरिका मान रहा है कि ईरान ने साइबर ऑपरेशन में इतनी मजबूत क्षमता हासिल कर ली है कि वह उसके नेटवर्क को भी टक्कर दे सकता है। 21 जून की खबर है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ साइबर युद्ध तेज कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि इसराइल में कई जगहों पर प्राइवेट और पब्लिक सिक्योरिटी कैमरे को हैक कर लिया गया है। इन कैमरे को कंट्रोल कर ईरान हिसाब लगा रहा है कि इसराइल के भीतर उसकी मिसाइलों का कितना असर हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल इसराइल का अखबार है, नेतन्याहू का समर्थन करता रहा है। इसमें लिखा है कि ईरान ने शुक्रवार की दोपहर भी मिसाइलें दागकर लाखों लोगों को बंकर में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं तुलसी गबार्ड के बयान पर, जो उन्होंने मार्च के महीने में सेनेट के सामने कही। सेनेट की इसी सुनवाई में तुलसी दो बातें कहती हैं। पहली बात यह कि ईरान ने बम नहीं बनाया है और ना किसी को अधिकृत किया है। उनका कहना है कि मीडिया उनके बयान के इस हिस्से को ही दिखा रहा है, पूरा नहीं दिखा रहा। हमने पूरा बयान देखा, उससे बहुत ज्यादा उनके बयान का मतलब नहीं बदलता। तुलसी आगे यही कह रही हैं कि ईरान के कई नेता पब्लिक में बम बनाने की बात करते हैं और ईरान में जो फैसला लेने वाले हैं वो बम बनाने की इच्छा रखते हैं। बम बनाने को लेकर पब्लिक में बातें करना, इच्छा रखना कारण नहीं हो सकता कि ईरान को बम बनाने का अपराधी घोषित कर दिया जाए और हमला कर दिया जाए। डीआईसी प्रमुख तुलसी गबार्ड भी यही कह रही हैं कि बम नहीं बना रहा है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. In the past year, we've seen an erosion of a decades-long taboo in Iran on discussing nuclear weapons in public, likely emboldening nuclear weapons advocates within Iran's decision-making apparatus. Iran's enriched uranium stockpile is at its highest levels and is unprecedented for a state without nuclear weapons. सवाल है कि आप एक देश पर हमला कर रहे हैं इस बिना पर कि उसने बम बना लिया है या बम बनाने के करीब पहुंच गया है। करीब की भी परिभाषा साफ नहीं। कोई कहता है कुछ हफ्ते में बना लेगा, कोई कहता है 2 साल में बना लेगा, कोई कहता है 1 साल में बना लेगा। सबूत इन दोनों को लेकर होना चाहिए, ना कि वहां का कौन सा नेता परमाणु बम को लेकर क्या भाषण दे रहा है। इस तरह की बात करने वाले नेताओं पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन क्या ईरान पर हमला करने का यह पर्याप्त आधार हो सकता है? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग के पास सही जानकारी नहीं, उनकी समझ गलत है। बताइए, राष्ट्रपति अपने ही राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को खारिज कर रहे हैं। ऐसा कहां होता है?
भारत में पहलगाम में आतंकवादी आकर लोगों को मार गए। सरकार के किसी भी व्यक्ति ने खुफिया विभाग और सुरक्षा प्रमुखों का नाम तक नहीं लिया, ना उनसे कुछ पूछा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा है कि नेतन्याहू हमेशा से ईरान पर हमला करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करके ही वे हमेशा के लिए पद पर बने रह सकते हैं, बल्कि पिछले 20 साल से सत्ता में हैं। क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप को यह तनाव कम करना चाहिए, उनसे यही उम्मीद है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल को हमला करने से नहीं रोका जा सकता, आप किसी जीत रहे पक्ष को नहीं रोक सकते। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने दक्षिणोत्तर ईरान के सैनिक ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया है। शाम होते होते भी खबर आई कि इसराइल ने ईरान पर भयंकर हमला किया है। इसराइल के अखबार हारेट्ज ने लिखा है कि इसराइल ने ईरान की सेना IRG के महत्वपूर्ण कमांडर सईद इजादी को मार गिराया है। कहा जाता है कि इस कमांडर का संबंध अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से रहा है। किसी खबर में इन्हें न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बताया जा रहा है। इसराइल के बंदरगाही शहर हाइफा को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी भी सही से खबर नहीं आ रही। हाइफा पर ईरान ने कई बार मिसाइलें दागी, मगर कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ जगहों पर हाइफा के मेयर का बयान चल रहा है कि ईरान ने हाइफा शहर के 2 अहम ठिकानों पर हमला किया है, इससे वे दुखी हैं। हाइफा के लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल में रिपोर्ट हुआ है कि हाइफा में 23 लोग घायल हुए हैं और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो सबके लिए खतरनाक हो जाएगा। कूटनीति के रास्ते पर आना है तो सबसे पहले इसराइल को हमला बंद करना होगा। दुनिया भर में इस बात का इंतजार हो रहा है कि कब अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास 2 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं है। 2 सप्ताह के बाद अब और समय नहीं। ट्रंप ने जैसे ही 2 सप्ताह की बात कही, उनकी आलोचना होने लगी कि कंफ्यूज हो गए हैं, तो अब कह रहे हैं कि उससे ज्यादा नहीं, 2 सप्ताह लास्ट है। ट्रंप ने अभी भी अटैक की बात नहीं की है। ईरान की बातचीत यूरोप के साथ भी चल रही है, तो ट्रंप ने कहा ईरान का यूरोप पर भरोसा नहीं, ईरान केवल अमेरिका से बात करना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्विटर पर लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां का फोन आया। फ्रांस ने उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता, इसकी गारंटी देने का काम ईरान का ही है। मैक्रो ने कहा कि युद्ध रोकने के रास्ते अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि फ्रांस अभी से वही लाइन ले रहा है जो 2 हफ्ते बाद अमेरिका लेगा। अभी से भूमिका बनाई जा रही है। जर्मनी जोर जोर से कह रहा है इसराइल को हथियार देगा, उसकी रक्षा में मैदान में उतरेगा, इसराइल के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जर्मनी के नेता बयान देने लगे हैं। ईरान ने साफ साफ कहा है अपनी रक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन साथ ही ईरान कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के प्रतिनिधियों से भी बात की है। ईरान और इसराइल के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान भी कम महत्वपूर्ण नहीं। पुतिन क्या कह रहे हैं उस पर नजर रखिए, लेकिन देखिए कि कुछ कर भी रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि ईरान को अधिकार है कि वह परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करे। रूस और ईरान एक ही तरह की ताकतों से लड़ रहे हैं। रूस लगातार ईरान के संपर्क में है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में लाखों की संख्या में रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं और उन्हें इनका ध्यान है। क्या पुतिन केवल बयान देकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं, या उनकी भी कोई योजना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो रूस ईरान को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा? 3 साल से रूस यूक्रेन से लड़ रहा है। इस लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला। क्या पुतिन एक और मोर्चा खोलना चाहेंगे? इस बीच इस तरह की खबरें चलने लगी हैं कि 2 सप्ताह का समय लेकर अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैनिक तैयारियों को दुरुस्त करना चाहता है। 2 सप्ताह का समय इसलिए लिया गया ताकि अमेरिकी सैनिक सामान मध्य पूर्व के ठिकानों तक पहुंचा दिए जाएं और तब टकराव कम करने के लिए ईरान पर दबाव डाला जाए। अभी तक की यही स्थिति है कि मध्य पूर्व के सैनिक ठिकाने भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं, मगर ईरान ने ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं कहा है। रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जजीरा तक नक्शा बनाकर दिखाया जाने लगा है कि मध्य पूर्व में कहां कहां अमेरिका का सैनिक साजो सामान रखा गया है, उसके अड्डे कहां कहां हैं। इन नक्शों से यही पता चलता है कि कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, साइप्रस में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं।
इनमें से कई अड्डे 15 साल से पुराने हैं। सऊदी अरब के एयरपोर्ट से लड़ाकू विमान उड़ाने की तैयारी की खबरें आ रही हैं। कतर में अमेरिकी दूतावास को अलर्ट कर दिया गया है। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा कतर की राजधानी दोहा से कुछ दूरी पर स्थित है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना वहां जाकर देख रहे हैं, लेकिन इन खबरों के बारे में जानना चाहिए कि अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डों पर ईरान के हमलों को देखते हुए अपने लड़ाकू विमानों और समुद्री बेड़ों को मध्य पूर्व की तरफ रवाना तो किया है। इसका खंडन तो अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ। बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि अमेरिका ने F-16, F-22, F-35 विमानों को रवाना कर दिया है। B-2 बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को लेकर ट्विटर पर काफी दिलचस्पी है। बहुत सारे वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि B-2 बॉम्बर रवाना हो गया है। अमेरिकी बम वर्षक विमानों के उड़ते हुए इन वीडियो से माहौल बनाया जा रहा है। अमेरिका की शक्ति को दिखाया जा रहा है कि जैसे अब जहाज पहुंचने वाले हैं, अब जंग होगी और मजा टाइप आएगा। इस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया युद्ध को मनोरंजन में बदल देते हैं और आपको मजा आने लगता है। आपके भीतर युद्ध की आशंकाओं, किसी निर्दोष नागरिक के मारे जाने की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस विमान भी यूरोप के अलग अलग देशों में भेजे जा चुके हैं। अमेरिका मध्य पूर्व में अपने समुद्री बेड़ों को तैनात कर रहा है और कईयों की लोकेशन बदल रहा है। अमेरिका ने इसराइल के तट पर अपनी नौसेना के 5 जहाज लगा दिए हैं, जिनसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका जा रहा है। अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर पर। इस अखबार ने खबर लिखी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा सेना के कमांड में भी कई उत्तराधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यह खबर अनाम ईरानी अधिकारियों के हवाले से लिखी गई है। इस खबर को संदेश से देखा जाना चाहिए। इसराइल के नेता खामेनेई को मारने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी खबरों से माहौल बनाया जा रहा हो कि ईरान घबरा गया है, डर गया है, कमजोर स्थिति में है, जबकि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता। भले इसराइल जोरदार हमला कर रहा है, लेकिन ईरान भी रुक रुक कर जवाब दे रहा है। आपने ऐसी खबर देखी कि नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की जनता क्या कर रही है? नेतन्याहू कमजोर हो गए हैं, ऐसी कोई हेडलाइन देखी? लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को अनाम अधिकारियों ने बता दिया कि खामेनेई ने अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। अखबार की खबर है, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन युद्ध के माहौल में ऐसी खबरों को हमेशा संदेश से भी देखिए। कहीं से कुछ चलता है, सब जगह छपने लग जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि खामेनेई किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बात नहीं कर रहे ताकि उनकी लोकेशन का पता ना चले। इस लाइन को पढ़ के खूब हंसी आई। संदेह हो गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पास सही खबर है भी या नहीं। यहां इसराइल में सायरन बजता है, लाखों लोग बंकर में चले जाते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या चाहता है कि खामेनेई अपनी लोकेशन सार्वजनिक कर बैठे रहें ताकि उन्हें टारगेट किया जा सके। पारंपरिक पश्चिमी मीडिया की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गजा के समय से हमने कई बार बताया कि अमेरिका के मीडिया स्पेस में ईरान पर इसराइल के हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के पुराने बयानों और झूठ को दिखाया जा रहा है, लेकिन इसी मीडिया का एक चेहरा और भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन देखकर लगता है यह अखबार भी चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। जैसे यह हेडलाइन देखिए, बता रहा है ईरान के सबसे गहरे परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस दूसरी हेडलाइन में लिखा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो चीन की ताकत की सीमाएं भी उजागर हो जाएंगी। इसी तरह बीबीसी की यह हेडलाइन देखिए। बीबीसी के इंस्टाग्राम हैंडल पर यह पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा है कि ईरान की खुफिया परमाणु ठिकाने ऐसे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही इस पर हमला कर सकता है। कुल मिलाकर माहौल तैयार किया जा रहा है कि अमेरिका अब आए और हमला कर दे। इसराइल को लेकर यह मीडिया आज से नहीं, गजा के नरसंहार के समय से इसी तरह रिपोर्ट कर रहा है। जैसे गजा में जो हो रहा है, मामूली छीना झपटी और चाकूबाजी की भी खबर ना हो। अमेरिकी मीडिया के एक बड़े हिस्से में ईरान की पहाड़ी फोर्दों को लेकर खूब बातें हो रही हैं कि इसके नीचे अमेरिका का बम किस रास्ते से जाएगा। ग्राफिक्स बनाकर दिखाया जा रहा है, ऐसे जाएगा, इतना ताकतवर बम है अमेरिका के पास। परमाणु हथियार बनाने के उपक्रम को नष्ट करने के लिए तरह तरह के ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरह यह मीडिया इराक युद्ध के समय सद्दाम को लेकर माहौल बनाता था। कैसे सद्दाम के पास रासायनिक हथियार हैं जिससे सामूहिक नरसंहार हो सकता है। झूठ ही निकला। अब परमाणु प्लांट को लेकर बना रहा है माहौल।
अमेरिका में लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या यही ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है, या सिर्फ इसलिए ही उसकी चर्चा की जा रही है क्योंकि अमेरिका को हमले में घसीटना है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।